नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त है देश के नंबर 1 शो देश तक का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कोरोना से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम खबरें, तमाम अपडेट जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आज के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक का आंकड़ा क्या करता है। देश में कोरोना के अब तक 26,917 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें 20,177 एक्टिव केस हैं, 20,177 बीमार हैं। देश भर में 26,917 कुल मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 826 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 826 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि अब तक उत्साह भरने वाली खबर यह है कि 5,913 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। उम्मीद की किरणें जगाती अब कम से कम ये तस्वीर अपने आप में बेहद अहम है। वहीं बीते 12 घंटे में 45 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। तो कुल 26,917 केस अब तक कुल मिलाकर सामने आए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा अच्छी है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं राज्यवार किस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। सबसे ज्यादा जूझता हुआ अगर एक कोई राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आंकड़ा देखिए, 7,628 संक्रमित हैं, जिनमें 323 लोगों की जान अब तक महाराष्ट्र में जा चुकी है। मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित। गुजरात में 3,071 केस सामने आए हैं, 133 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात की सरकार के लिए भी चिंता का यह सबब बना हुआ है, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है महाराष्ट्र और गुजरात में। राजधानी दिल्ली तीसरे नंबर पर आंकड़ों के लिहाज से 2,625 संक्रमित पाए गए हैं। 54 लोगों की मौत अब तक राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। तबलीगी जमात के लोगों की अच्छी खासी संख्या इन संक्रमित लोगों में है, जिसकी जानकारी दिल्ली सरकार की ओर से कई बार दी जा चुकी है। इसके बाद बारी आती है राजस्थान की। 2,083 संक्रमित राजस्थान में है, 33 लोगों की मौत हुई है। भीलवाड़ा मॉडल को अपनाकर राजस्थान की सरकार भले अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन उसके लिए ये आंकड़े चिंता का सबब। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के सामने भी चुनौती बड़ी है। 2,096 संक्रमित मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें 99 लोगों की जान जा चुकी है। इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला इलाका है। उत्तर प्रदेश 1,843 संक्रमित उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें 29 लोगों की जान जा चुकी है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। ये राज्यवार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद बात तमिलनाडु की कर लेते हैं। दक्षिण लेकर चलते हैं आपको। 1,821 संक्रमित मामले। तमिलनाडु से 23 लोगों की जान जा चुकी है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में 21 मौतें हुई हैं, जबकि संक्रमित लोगों की तादाद 1,097 है। जबकि तेलंगाना की बात करें, 991 संक्रमित मामले। तेलंगाना से 26 लोगों की जान जा चुकी है तेलंगाना में। राज्यों के हिसाब से ये आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं। अपने आप में काफी ज्यादा परेशान करने वाला सबब। वर्ल्ड की बात हम कर लेते हैं। दुनिया में टॉप 5 बड़ी खबरें क्या हैं। अब तक 2,03,803 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। 2,03,803 लोगों की मौत हो गई है। विश्व भर से ये आंकड़ा अपने आप में डराने वाला, बेहद भयावह। महामारी से 29,40,059 पॉजिटिव लोग अभी भी हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और कई जगहों पर महामारी की ये तादाद, लगातार संक्रमित लोगों का बढ़ता हुआ आंकड़ा परेशानी का सबब। उनमें सबसे पहले नंबर 1 पर है अमेरिका। 54,265 लोगों ने दम तोड़ दिया है। अमेरिका में 54,265 लोगों की मौत इस कोरोना संक्रमण के कारण हो चुकी है। लगातार वहां पर ट्रंप सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही है। इटली दूसरे नंबर पर आ जाता है, जहां पर 26,384 मरीजों की जान जा चुकी है। इटली हालांकि पहले था, अमेरिका बाद में था, लेकिन अब अमेरिका में तमाम आंकड़े टूटते हुए, ध्वस्त होते हुए। अमेरिका और इटली के बाद बात आती है फ्रांस की। 22,614 लोगों की मौत अब तक फ्रांस में जा चुकी है। तो ये विश्व की खबरें हमने आपको दिखाई कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा परेशान कैसे अमेरिका है। अमेरिका के बाद इटली, फ्रांस और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र राज्य के हिसाब से। उसके बाद गुजरात की बारी आती है और फिर आ जाती है राजधानी दिल्ली की बात। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दे नागपुर से। यह बड़ी खबर है, जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर हमले पर सवाल उठाते हुए इसे एक बेहद ही गंभीर मामला माना है। मोहन भागवत ने पालघर में 2 साधुओं की हत्या में पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि क्या 2 बेगुनाह साधुओं की हत्या होनी चाहिए थी। इस तरह से पुलिस के एक्शन पर आरएसएस प्रमुख ने आज सवाल उठाए। वहीं कोरोना को लेकर भी उनकी ओर से आज कई बड़ी बातें कही गई हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पालघर के मामले में क्या कुछ कहा है। भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु यह कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या?
ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। ऐसे संकट के घड़ी में और ऐसे मन में कुछ किंतु परंतु रहते हैं, रह सकते हैं, अपेक्षित नहीं है, स्वाभाविक है, लेकिन उनके चपेट में न आके हम लोगों को सारे भेद की, स्वार्थ की प्रवृत्तियों को अलग रखकर उनसे बचते हुए, उनको उभरने न देते हुए देश हित में सकारात्मक बनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि आज विस्तार से जानकारी दी गई। मोहन भागवत की ओर से संघ प्रमुख ने एक तरफ कोरोना को लेकर देश को जागरूक किया, अलग अलग कहानियां सुनाई, तो वहीं पालघर पर पुलिस के रवैये पर भी उनकी ओर से सवाल उठाए और कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछे हैं साधुओं की इस हत्या को लेकर, क्योंकि भीड़ की ओर से 2 साधुओं को पीट पीट कर मार दिया गया था। आगे बढ़ते हुए आज की एक और बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद 2600 से ज्यादा हो गई है, 2600 से ज्यादा हो गई है राजधानी दिल्ली में। इसमें कोरोना वॉरियर्स यानी स्वास्थ्य कर्मियों में भी संक्रमण अब तेजी से फैला है। अब तक राजधानी में 75 मेडिकल स्टाफ वायरस की चपेट में आ चुके हैं। जानलेवा कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। अस्पतालों में वायरस से सीधे मोर्चा ले रहे डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमण का लगातार शिकार हो रहे हैं। आज दिल्ली एम्स के कैंसर विभाग की एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई। जांच में इनके दोनों बच्चे भी संक्रमित मिले हैं। वहीं हिंदूराव अस्पताल की एक नर्स भी पॉजिटिव पाई गई है। हिंदूराव अस्पताल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। नर्स के संपर्क में आए लोगों की पहचान की कोशिश तेज हो गई है। पूरे अस्पताल को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया। दिल्ली के 3 बड़े अस्पताल जो है वो बीमार हैं, क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। ये है दिल्ली का एम्स अस्पताल, हिंदूराव अस्पताल, और तीसरा अस्पताल है बाबू जगजीवन राम, जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर हुआ है। दरअसल यहाँ पर 44 लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। राजधानी दिल्ली में अब तक 75 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस से लोगों को बचाते हुए खुद इस संक्रमण का शिकार हो गए हैं। एम्स में 2 नर्स और 1 डॉक्टर संक्रमण के शिकार हुए हैं। सफदरजंग अस्पताल में 7 डॉक्टर और 2 नर्स पॉजिटिव पाए गए। बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 44 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुए। राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के 3 डॉक्टर समेत 21 स्टाफ पॉजिटिव मिले। लेडी हार्डिंग अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्स पॉजिटिव हुए हैं। कलावती शरण अस्पताल में 2 डॉक्टर संक्रमित हुए। मोहल्ला क्लिनिक बाबरपुर और मौजपुर में 1-1 डॉक्टर संक्रमण के शिकार हुए हैं। ऐसे में अब सरकार बैकअप प्लान को पूरी तरह एक्टिवेट कर रही है। हमारी कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं, क्लस्टर कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजीज हैं। हमें इस बात का संतोष है कि सारे देश में हमारा दुश्मन कोविड वायरस कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में है उसकी जानकारी हमको है, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को करना है वो भी हमको पता है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर, जहां से पूरी दिल्ली में सब्जियों की सप्लाई होती है, यहां 6 कोरोना मरीज मिले हैं। 1 शख्स की पहले ही मौत हो चुकी है। प्रशासन पूरी मंडी को सैनिटाइज कर रहा है। 50 मजदूरों और कारोबारियों के टेस्ट कराए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन को लेकर किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के फैसले के साथ खड़ी है। अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तो राजधानी दिल्ली में 2625 हो चुकी है कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इन तीनों राज्य के 3 शहर अहमदाबाद, इंदौर और जयपुर में वायरस ने संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर, गुजरात में अहमदाबाद और राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर, इन तीनों शहर की चमक पर मानो कोरोना ने ग्रहण लगा दिया है। इंदौर में लगभग 1176 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। अहमदाबाद में संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 को पार कर गई। जयपुर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 800 पहुंचने वाली है।
तीनों शहर कोरोना हॉटस्पॉट की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। गुजरात की बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या 3000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा मरीज गुजरात में ही हैं। अकेले अहमदाबाद में ही 2000 मरीजों की पहचान हुई है। हालात का जायजा लेने आज अहमदाबाद में केंद्रीय टीम पहुंची है। समग्र राज्य में लॉकडाउन का सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। जो लोग बिना वजह के बाहर घूमते हुए पाए जाएंगे उनकी वाहन जब्त की जाएगी। लोगों से अपील है कि खरीदी के लिए भीड़ न लगाएं और सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहाँ अब तक 1176 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, तो वहीं 57 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। आज ही इंदौर में 91 नए मरीजों की पहचान की गई है। ये आंकड़ा कहां रुकेगा कहना मुश्किल है। राजस्थान में 24 घंटे के अंदर 58 नए कोरोना मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा नागौर में 20 मरीज पॉजिटिव मिले। वहीं जयपुर में अभी भी संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। आज 7 नए मरीजों की पहचान हुई है। 800 मरीज जयपुर में ही संक्रमण के शिकार हैं। राजस्थान में कोरोना के संक्रमण की वृद्धि दर को 14 अप्रैल के बाद हमने रोका है। अगर ये 14 अप्रैल से पहले की स्थिति में बढ़ता रहता तो आज पॉजिटिव केसेस जो संख्या होती वो 34 से ऊपर होती। पहले हमारा पॉजिटिव केसेस की संख्या का दुगना होना था, 8 दिन के अंदर दुगनी हो रही थी, उसको भी अब 12 दिन में दुगनी हो पा रही है। गंभीर बात यह है कि हॉटस्पॉट इलाकों में तमाम एहतियात बरतने के बावजूद संक्रमण बढ़ ही रहा है। ऐसे में किसी तरह की लापरवाही बारूद में आग लगाने जैसा ही होगा। लिहाजा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें, क्योंकि यही कोरोना से लड़ने के लिए सबसे कारगर हथियार है। अहमदाबाद से गोपी घांगर, इंदौर से रविश पाल सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इन सबके बीच कानपुर के हैलट अस्पताल से एक हैरान करने वाली खबर आ रही है, जहां इलाज करा रहे जमातियों पर एक बार फिर से बदतमीजी करने का आरोप लगा है। अस्पताल मैनेजमेंट का आरोप है कि जमाती हर रोज बिरयानी और मनपसंद खाना देने की मांग करते हैं, लेकिन जब उनकी पसंद का खाना नहीं मिल पाता तो जमाती डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को अपशब्द बोलते हैं। कई बार मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। यहां पर 60 के करीब जमाती कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जिन्हें दोनों टाइम का खाना दिया जा रहा है। उसके बावजूद इन लोगों के अलग अलग डिमांड, जिसने हैलट हॉस्पिटल को पूरी तरह से परेशान करके रखा हुआ है। कहीं से कोई कमी नहीं है, फिर भी ये बहुत उपद्रव कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे। और हद तो तब हो गई है जब इन्होंने कल वार्ड बॉय ने जब थाली को लात मारी तो वार्ड बॉय ने कहा ये क्यों कर रहा है, और रोकने की कोशिश की कि इतना महंगा खाना आता है। अन्न में हम लोग आपको मालूम है अन्न पे लात नहीं मारते और इस तरह बर्बाद नहीं करते। कितने लोग को अभी लॉकडाउन में खाना नहीं मिल रहा है और ये इस तरह फेंक रहे हैं। और इनको और अच्छा चाहिए, बिरयानी चाहिए, इनको नॉनवेज चाहिए, इस तरह का खाना जो हम लोग कह चुके हैं हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। तब भी है इतना। और ये बेचारा तो वार्ड बॉय वो भागा है सीढ़ियों से अपनी जान बचा के, क्योंकि पता नहीं है क्या कर दे, फिर भी उसको 2-4 हाथ पड़ गया। ऐसे लोगों का अच्छे से इलाज कैसे हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर यूपी के बाद अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने कोटे से अपने छात्रों को कोटा से, आपको बता रहे राजस्थान के कोटा से अपने छात्रों को वापस बुला लिया है, लेकिन दिल्ली और बिहार के छात्र अब भी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए। आज आया तो आज हम लोग और लॉकडाउन में कहा उनको कि हमें अरेंजमेंट चाहिए, फूड आइटम्स चाहिए, जिससे रमज़ान में हम इफ्तार और सहरी का इंतज़ाम करें। उन्होंने मेरा बात सुना और हमारी मदद की और हमें खाना पहुंचा दिया।
हरियाणा के 73 छात्रों को भी रोडवेज बसों में कोटा से वापस लाया गया है। इनमें पलवल के 28 छात्र हैं, जबकि हिसार के 45 छात्र छात्राएं हैं। इनके साथ 3 अभिभावकों को भी वापस लाया गया है। सभी को अलग अलग जगहों में 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। छात्रों और अभिभावकों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। राजस्थान से कोटा जिले से स्टूडेंट्स भी आए हैं लगभग 31, जिनके सैंपल्स लिए गए हैं और जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उनकी सैंपल्स की रिपोर्ट शाम तक आने के बाद में फिर उनकी स्थिति के बारे में या उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में फैसला किया जाएगा। कोटा में फंसे दिल्ली के छात्रों ने भी वीडियो मैसेज के जरिए घर बुलाने की मांग की है। तो सब स्टेट्स अपने बच्चों को यहाँ से बाहर निकालने में पूरी जुटे हो गए। प्लीज हमारी भी हेल्प कर दीजिए, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार, केजरीवाल जी, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। परिवार के लोग भी यही चाहते हैं कि संकट के वक्त सरकार उनके बच्चों को वापस लाने में मदद करे। मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि वो भी सभी दिल्ली के बच्चों को लेकर आए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वे हमारे बच्चों को वहां से लाने में मदद करें। कोटा में बिहार के भी सैकड़ों छात्र फंसे हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन में बिहार सरकार उन्हें वापस लाने के लिए तैयार नहीं है। कोचिंग संस्थान भी घर जाने के इच्छुक छात्रों को हरी झंडी दे चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि बिहार सरकार कब तक इन छात्रों की वापसी का इंतजाम करती है। आज तक ब्यूरो। तो अभी भी हजारों की तादाद में कोटा में छात्र फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके राज्य उनको वापस भेज दिया जाए। उधर इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक रईसजादा 85 लाख की पोर्शे कार से लॉकडाउन में शहर घूमने निकलता है। रास्ते में उसका पाला पुलिस से पड़ता है। फिर क्या होता है, देखिए जरा। इंदौर में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए ये युवक लाखों की पोर्शे कार में सवार होकर मस्ती करने निकला। लेकिन 20 साल के संस्कार दरियानी की मस्ती उस वक्त काफूर हो गई जब पुलिस ने सरेराह उससे उठक बैठक कराई। 85 लाख की कार का टशन। लॉकडाउन में मस्ती पड़ी महंगी। गार्ड ने धन्ना सेठ के बेटे को सिखाया सबक। चौराहे पर कराई उठक बैठक। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में शुमार इंदौर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक नौजवान लाखों की पोर्शे कार में सवार होकर पूरे टशन में निकलता है। शहर के चंद्रगुप्त चौराहे पर सुरक्षा समिति का गार्ड उसे रोकता है। नौजवान कार साइड में लगाने के बाद कर्फ्यू पास दिखाने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वो भूल जाता है कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में मास्क पहनना जरूरी है। इसी बात पर गार्ड उसे चेतावनी देता है और सबक सिखाने के लिए उठक बैठक कराता है। और मेरी एक नहीं सुनी उन्होंने और वह बदतमीजी चालू करने लग गए और अपशब्द का प्रयोग करने लग गए और जितने भी उनके टीम में सदस्य थे सब हंसी मजाक में बातों को ले रहे थे और मेरे पास कर्फ्यू पास और उन्होंने मुझसे बेमतलब का दंड उठक बैठक लगवाया। 85 लाख की कीमत वाली पोर्शे कार आशा कन्फेक्शनरी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके मालिक उठक बैठक करने वाले संस्कार के पिता दीपक दरियानी हैं, जो संपूर्ण लॉकडाउन के लिए प्रभावी है और इसमें पास जारी करने का कारण भोजन वितरण दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या संस्कार दरियानी कर्फ्यू पास का सही इस्तेमाल कर रहा था? बहरहाल धन्ना सेठ के बेटे को मौज मस्ती भारी पड़ी और कर्फ्यू पास का बेजा इस्तेमाल करने वालों को एक सबक भी मिला। धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक। उम्मीद यही है कि जो लोग कर्फ्यू पास का बेजा इस्तेमाल करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो ने उन्हें कम से कम सबक तो जरूर दिया होगा। उधर 40 दिन के लॉकडाउन के अंतिम चरण में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन का सामना धैर्य और अनुशासन से करने के लिए जनता की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कोरोना योद्धाओं,
डॉक्टर, सफाई कर्मी, पुलिस और जनता की सेवा करने में जुटे लोगों की खुले दिल से सराहना की है। मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए 2 गज की दूरी बेहद जरूरी का नारा भी दिया। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। हम ऐसा विचार न पाल लें कि हमारे शहर में, हमारे गांव में, हमारी गली में, हमारे दफ्तर में अभी तक कोरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहुंचने वाला नहीं है। देखिए, ऐसी गलती कभी मत पालना। दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ कह रहा है और हमारे यहाँ तो बार बार कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी गाइडलाइंस तय की गई हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घर के बाहर निकले मास्क लगाकर निकले, इन छोटी छोटी बातों का आप बखूबी पालन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने यही मैसेज देने की कोशिश इन शब्दों के जरिए की है। उधर दिल्ली में मरकज का मुखिया मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। इस तरह की बड़ी जानकारी निकल कर आई है। मौलाना साद के वकील ने दावा किया है कि उसकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सबके बीच क्राइम ब्रांच ने साद की पूरी जन्म कुंडली तैयार कर ली है। दिल्ली के मरकज से कोरोना का धमाका करने वाला मौलाना साद पुलिस के हाथ ही नहीं आ रहा, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसकी जन्म कुंडली बना ली है। मौलाना साद अपने मुरीदों के लिए बाकायदा यूट्यूब चैनल चलाता है। यूट्यूब चैनल के जरिए रोज सुबह बयान देता था। मरकज का यह यूट्यूब चैनल 1 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसमें अब तक हजारों ऑडियो और वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अपने इन्हीं ऑडियो और वीडियो के जरिए मौलाना साद देश और विदेश में अपने हजारों फॉलोअर्स बना चुका है। फिलहाल मौलाना फरार है, लेकिन जहां वो छिपा है, अब भी वहां से उसका आकाशवाणी केंद्र एक्टिव है। वो 3 ऑडियो जारी कर चुका है। मौलाना साद से जुड़े हर शख्स पर पुलिस की नजर है। मरकज बस्ती में रहने वाले मौलाना साद के 3 बेटे मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद सईद और मोहम्मद इलियास पुलिस की रडार पर हैं, जो कानूनी तौर पर उसके उत्तराधिकारी हैं। मौलाना अब्दुल रहीम नाम के उस रिश्तेदार पर भी पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है, जहां साद के छिपे होने का शक है। प्रशासनिक कमेटी के सदस्य हाजी मोहम्मद यूनुस और मौलाना मुफ्ती शहजाद, जिस पर मौलाना साद के साथ FIR दर्ज है, क्राइम ब्रांच शहजाद सहित कुछ लोगों से पूछताछ कर चुकी है। मौलाना साद ने आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि उसने क्राइम ब्रांच के कहने पर कोरोना जांच कराई है। मौलाना साद के वकील ने दावा किया है कि साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है मौलाना साद। अनुज मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।